तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम द्राक्ष है और आज आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक स्टोरी टेलिंग एपिसोड में। आज की केस स्टडी के बारे में बात करी जाए तो आज हम बात करने वाले ममता कफला के बारे में। ममता कफला के बारे में बात की जाए तो अभी आप लोग हाल ही में देख रहे होंगे कि उनका केस अभी इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। 28 जुलाई से ही ममता कफला डिसअपेयर थी। 28 जुलाई से लोग कंप्लेन कर रहे थे, उनके कलीग्स कंप्लेन कर रहे थे कि ममता कफला जो है वो गायब हो चुकी है। अब अगर बात करी जाए तो ममता कफला का जन्म जो था वो नेपाल में हुआ था और उनके अंदर बचपन से बहुत ज़्यादा ग्रेट लीडरशिप स्किल थी। लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि वो नेचर वाइज बहुत अच्छी थी और लीडरशिप स्किल थी उनके अंदर। और ग्रेटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे बोल सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाती थी। अब अगर बात करी जाए तो वो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में बेंगलोर में एडमिशन लेती हैं, जहाँ पे उनके अच्छे दोस्त बनते हैं, उनसे उन लोगों की बातें होती हैं। उन्हीं दोस्तों में उनका एक दोस्त बनता है नरेश भट्ट। नरेश भट्ट के बारे में बात करी जाए तो नरेश भट्ट जो थे वो आर्मी के अंदर लॉजिस्टिक थे। लॉजिस्टिक माना जाए तो मतलब लॉजिस्टिक से मतलब जो वेपन्स अपने साथ कैरी करते हैं उन उनमें से आधे थे नरेश। नरेश की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थे नेचर में, लेकिन धीरे धीरे नरेश और ममता पहले फ्रेंडशिप में आते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं और धीरे धीरे ये लोग रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं। 2020-21 में ही इन दोनों की शादी 20 दिसंबर में ही इन दोनों की शादी नेपाल में हो जाती है, दोनों परिवार के मौजूदगी में। तो उसके बाद 2021 में नरेश और ममता दोनों ही वॉशिंगटन में शिफ्ट हो जाते हैं और इसके बाद ममता को वहीं पर एक नर्स की जॉब मिल जाती है। नर्स की जॉब मिलने के बाद वो वहाँ पे भी अपने बहुत से दोस्त बनाती है, उनके कलीग्स होते हैं। ममता और नरेश के बारे में बात की जाए तो ये दोनों इंस्टाग्राम पे भी बहुत ही अच्छे कपल्स थे, अच्छी वीडियोस डालते थे अपनी बेटी के साथ और एक बहुत ही अच्छी फैमिली बन के रहते थे। अब अगर बात करी जाए लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उसी के बाद 2023 में ही इनके घर में एक बच्ची जन्म लेती है जिसका नाम होता है नीमा। नीमा जो थी वो उनकी पहली बेटी थी और नीमा बहुत ही ज़्यादा नेचर से प्यार थी। और नीमा का जैसे जन्म होता है तो आस पड़ोस के लोग होते हैं उसके लिए गिफ्ट्स वगैरह सब उसको लेके आते हैं। लेकिन तभी एक चीज़ ये होती है कि नीमा जो ममता होती है वो पिछले 28 जुलाई से ही मतलब वो डिसअपेयर हो चुकी थी। वो ना तो वो जॉब पे आ रही थी ना कहीं आ रही थी। उसके कोलीग्स का यह क्योंकि आस पड़ोस में उसको सब जानते थे और आस पड़ोस में सब उसकी बहुत इज्जत करते थे और उसको पसंद भी करते थे। लेकिन उसके जो कलीग होते हैं वही जाकर उसके बाद उसकी पुलिस एफआईआर भी फाइल करते हैं और ये बात उसके पति जो होते हैं वो चीज़ नहीं करते हैं। जब पुलिस उनके घर पे आती है तो उस दो जो नरेश होता है वो ये कहता है कि वो अक्सर ऐसी चले जाती है, उस वो अक्सर ही ऐसे चली जाती है, मतलब कभी छोड़ छाड़ कर बिना पता चली जाती है और वो जाते समय अपना फ़ोन डिस्ट्रॉय कर चुकी है। लेकिन बातों बातों में वो उनको ये बताता है कि उनका जो है अब डिवोर्स होने वाला है। डिवोर्स होने के बाद वो ये देख पुलिस वाले जो होते हैं वो उसके बाद थोड़ा सा जाग पड़ताल लोगों से करते हैं, कुलीग से पूछते हैं, बार बार उसके हस्बैंड से पूछते रहते हैं। बट हस्बैंड जो नरेश होता है उनके साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होता है, उनसे अच्छे से बात करता है। तभी नीमा का बर्थडे आता है और नीमा के बर्थडे के दिन बहुत से लोग उसके घर पे आते हैं, लेकिन वो किसी को भी ना तो केक की फ़ोटो खींचने देता है या जो घर की फ़ोटो है किसी कुछ ऐसे फ़ोटो लेने नहीं देता किसी को भी। ना वो लड़की की फ़ोटो लेने देता है, किसी को कुछ नहीं देता। फ़ोटो किसी को नहीं लेना देता है। बस आप आओ केक काटो और चले जाओ, वो ये करता है। इसके बाद पुलिस को ये बात पता चलती है और पुलिस उसके घर की छानबीन करती है। छानबीन करने पे उसको घर पे कुछ खून के धब्बे मिलते हैं और वो ये देखते हैं कि एक बॉडी को बेडरूम से और बाथरूम के थ्रू सेपरेट कर दिया है, मतलब उन दोनों के बीच में ऐसे जोड़ दिया गया है। जो बॉडी हो जिस ये जो बॉडी थी वो ममता की बताई जा रही है क्योंकि अभी तक इस केस में ममता की बॉडी नहीं मिली है, लेकिन उसके पति को ही माना जा रहा है कि उन्होंने ही अभी मर्डर किया है। पहली बार पुलिस उनके घर पे आती है तो वो पुलिस का बिल्कुल उस टाइम पे कोऑपरेटिव नहीं होता है, वो बिल्कुल उनकी सुनता नहीं है। लेकिन धीरे धीरे पुलिस थोड़ा सख्त होती है तो वो धीरे धीरे फिर उनके साथ कोऑपरेट करने लग जाता है। लेकिन ये पता चलता है कि ममता की बॉडी जो थी वो उसके साथ बेडरूम के साथ और बाथरूम के साथ सेपरेट हो चुकी थी। जुड़ चुकी थी, मतलब सेपरेट का मतलब वो तो नहीं हुआ। और अगर बात करी जाए तो और पुलिस को ये चीज़ बरामद होती है कि जो
ममता की फ़ोन की लास्ट लोकेशन थी, वो उससे घर से कुछ दूर पे ही लास्ट उसकी लोकेशन जो थी वो वहीं उनको मिल जाती है। और वहीं उसका फ़ोन जहाँ डिस्ट्रॉय हुआ होगा वो भी वहीं हुआ था मतलब। और जो वो आस पड़ोस की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, जिसमें उन्हें ये पता चलता है कि नरेश ने 3 चाकू भी खरीदे थे, नाइफ्स भी लिए थे अपने, और वो अपने घर पे लेकर गया था। उसमें से जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करा तो उसमें से 2 चाकू जो थे वो गायब थे, और एक चाकू उनको मिलता है। जहाँ तक अभी तक तो यही इसमें इस केस में ये पता चला है कि इसमें इस केस के अंदर नरेश ही विक्टिम है। और वो दिखा भी ऐसा रहा है कि मैं एक विक्टिम हूँ, कि मैंने उसे कुछ फोटोज देखी जिसमें वो हंस रहा है और खिलखिला रहा है। तो ये चीज़ तो मैंने आपको नरेश के बारे में बताई। नरेश के जो बारे में एक मेन चीज़ ये थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि उसने बॉडी को अपने बेडरूम से बाथरूम की तरफ ड्रैग किया था, और वहाँ पे क्लिनिक सप्लाईज भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की थी। तो इसका ये एक चीज़ ये हो सकती है कि उसने अपनी वाइफ की बॉडी को पीसेस में कट कर कर बाथरूम की ओर उसने वहीं से बहा दिया हो। ये एक मेन रीज़न बनता है। लेकिन अभी तक पुलिस को बॉडी तो नहीं मिली है, लेकिन इतना तो उसके ऊपर चार्ज लग गया है कि उसने बॉडी को कहीं ना कहीं डिकम्पोज किया है, ऐसा उसके ऊपर कार्रवाई लग गई है, और उसी के ऊपर उसका केस चल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। मैं हर बार मैं चाहता कि क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग होते हैं वो 15 मिनट 20 मिनट की केस स्टडी बनाते हैं, लेकिन लोग ज़्यादा देखते नहीं हैं। अब मैंने इसमें से कुछ चीज़ें छोड़ी, जैसे कि उसको नट्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक दो तीन चीज़ें छोड़ी हैं कि जैसे मैंने बताया कि ममता को नर्स की जॉब मिली थी। नर्स की जॉब मिलने के बाद भी उसको उसके बाद उसी के हेड पोजीशन पे और अच्छी एक पोजीशन उसको मिली थी। और अगर बात करी जाए तो उस नरेश की बाइक का भी उसका वो तो लोन था जो उसको देना पड़ता था, और घर की भी उसकी लोन था। तो उसने अपनी बाइक को बेच दी थी, और घर के लोन के लिए उसने लोगों को, मतलब लोगों से वो एक वो मांगा था कि मेरी वाइफ को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो मुझे कुछ आप पैसे दे दो। और ये चीज़ बहुत ही गलत थी। और उसकी केस स्टडी में हमें ज़्यादा कुछ पता चलता नहीं, क्योंकि और ये पता चलता है कि जब वो क्योंकि वो केस, क्योंकि नौकरी से तो वो निकल गया था, उसको नौकरी से निकाल दिया गया था, तो सारी टेंशन उसकी वाइफ के ऊपर आ गई थी। ये चीज़ मैंने नहीं बताई तो मैं आप बता रहा हूँ। तो इसी के बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान रहा करता था और एग्रेसिव रहा करता था नेचर वाइज। इसीलिए गुस्से में आकर ही शायद उसने अपनी वाइफ को ऐसे करा, क्योंकि उसने खुद भी पुलिस कंप्लेन नहीं लिखवाई। बाद में उसने केस लिखवाई, और बाद में उसने फेसबुक पे पोस्ट भी किया कि प्लीज़ मेरी वाइफ के ऐसे हेल्प चाहिए, और मेरे अब तक आप शांति बना के रखिए, मेरे पैसों को गलत कमेंट ना करिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अभी इस केस की स्टडी पूरी होनी है, लेकिन जहाँ तक यही है कि सुरेंद्र भट्ट भट्ट ने ही अपनी वाइफ ममता गुल्फा को मारा है। ये चीज़ पक्की है अब लगभग, और ये चीज़ पुलिस इन्वेस्टिगेट भी कर लेगी। चलिए आज के बस इतना ही। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए।